छात्रों, कल हमने जो हमारा टॉपिक चल रहा था समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, किन किन क्षेत्रों में वर्चस्व कायम है, हमने देखा था विभिन्न सेक्टर जिनमें है संस्कृति, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर। फिर आया था कि भारत इसे कैसे लेता है। अब है कि इस वर्चस्व से कैसे निपटें, अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटा जाए। तो ये है कि कब तक चलेगा, कैसे इससे बचा जा सकता है। जाहिर तौर पर यह सवाल हमारे सबके दिमाग में आता है कि क्या ये ऐसे ही रहेगा। इतिहास से हमें इन सवालों के जवाब के कुछ सुराग मिलते हैं, लेकिन बात यहाँ इतिहास की नहीं, वर्तमान और भविष्य की हो रही है। इतिहास तो गुजर चुका है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसी चीज़ें गिनी चुनी ही हैं जो किसी देश की सैन्य शक्ति पर लगाम कस सकें। वो हैं, हमारे देश में सरकार होती है, लेकिन विश्व सरकार जैसी कोई चीज़ नहीं है। अध्याय 6 में यह बात स्पष्ट होगी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व सरकार नहीं है। जिनमें संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठन हैं, तो ये विश्व सरकार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दरअसल सरकार विहीन राजनीति है, मतलब जहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। कुछ कायदे कानून जरूर हैं जो युद्ध स्तर पर कुछ अंकुश रखते हैं, लेकिन ये कायदे कानून युद्ध को रोक नहीं सकते। शायद ही कोई देश ऐसा होगा जो अपनी सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हवाले कर दे। तो क्या इन बातों से यह समझा जाए कि न तो वर्चस्व से कोई छुटकारा है और न ही युद्ध से। फिलहाल हमें यह बात मान लेनी चाहिए कि कोई भी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति के जोड़ का मौजूद नहीं है। भारत, चीन और रूस जैसे बड़े देशों में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे पाने की संभावना है, लेकिन इन दोनों देशों के बीच आपसी विभेद हैं और इन विभेदों के चलते अमेरिका के विरुद्ध इनका कोई गठबंधन नहीं हो सकता। कुछ लोगों का तर्क है कि वर्चस्व जनित अवसरों का लाभ उठाने की रणनीति ज़्यादा संगत है। देशों के सामने एक विकल्प यह है कि वे अपने को छुपा लें। इसका अर्थ होता है कि दबदबे वाले देशों से यथासंभव दूर रहें। इस व्यवहार के कई उदाहरण हैं। चीन, रूस और यूरोपीय संघ सभी एक ना एक तरीके से अपने को अमेरिकी निगाह में चढ़ने से बचा रहे हैं। इस तरह से अमेरिका के किसी बेवजह या बेपनाह क्रोध की चपेट में आने से देश अपने को बचाते हैं। बहरहाल, बड़े या मंझले दर्जे के ताकतवर देशों के लिए यह रणनीति ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं आने वाली। छोटे देशों के लिए संगत और आकर्षक रणनीति हो सकती है, क्योंकि उनका ज़्यादा दुनिया में दखल नहीं है, लेकिन बड़े देशों के लिए यह संभव नहीं है। लेकिन यह कल्पना से परे है कि चीन, भारत और रूस जैसे बड़े देश अथवा यूरोपीय संघ जैसा विशाल जमावड़ा अपने आप को बहुत दिनों तक अमेरिकी निगाह से चढ़ने से बचा कर रख सके। कुछ लोग मानते कि अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार कोई देश अथवा देशों का समूह ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज सभी देश अमेरिकी ताकत के आगे बेबस हैं। ये लोग मानते कि राज्येतर संस्थाएं अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिकार के लिए आगे आएंगी। तो राज्येतर माने जो संयुक्त राष्ट्र हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, विश्व बैंक है, ऐसे संगठनों की बात हो रही है। अमेरिकी वर्चस्व को आर्थिक और सांस्कृतिक धरातल पर चुनौती मिलेगी। यह चुनौती स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक आंदोलन और जनमत के आपसी मेल से प्रस्तुत होगी। मतलब हम उसके सामने ताकत के बल पर तो नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन आर्थिक सांस्कृतिक धरातल पर चुनौती मिलेगी। यह चुनौती स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक आंदोलन और जनमत के आपसी मेल से प्रस्तुत होगी। मीडिया का एक तबका, बुद्धिजीवी, कलाकार, लेखक आदि अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिरोध के लिए आगे आएंगे। ये राज्येतर संस्थाएं विश्वव्यापी नेटवर्क बना सकती हैं जिसमें अमेरिकी नागरिक भी शामिल हों, और ये सभी मिलकर के अमेरिकी नीतियों की आलोचना तथा प्रतिरोध किया जाएगा। आपने यह जुमला सुना होगा कि अब हम विश्वग्राम में रहते हैं। इस विश्वग्राम में एक चौधरी है और हम सभी उसके पड़ोसी हैं। यदि चौधरी का बर्ताव असहनीय हो जाए तो भी विश्वग्राम से चले जाने का विकल्प हमारे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि यही एकमात्र गांव है जिसे हम जानते हैं और रहने के लिए हमारे पास यही एक गांव है। ऐसे में प्रतिरोध ही एकमात्र विकल्प बच रहा है। प्रतिरोध माने हम उसका कम से कम विरोध तो कर ही सकते हैं।
इसमें थोड़ा सा एक पैराग्राफ और है, हम देखें कि इतिहास हमें वर्चस्व के बारे में क्या सिखाता है। शक्ति संतुलन के तर्क को देखते हुए वर्चस्व की नीति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक असमान परिघटना है। इस कारण बड़ा सीधा साधा विश्व सरकार जैसी कोई चीज़ नहीं होती और ऐसे में हर देश को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती है। कभी कभी अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में उसे यह भी सुनिश्चित करना होता है कि कम से कम उसका वजूद बना रहे। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न देश शक्ति संतुलन को लेकर बड़े सतर्क होते हैं और आमतौर पर वे किसी एक देश को इतना ताकतवर नहीं बनने देते कि वह बाकी देशों के लिए भयंकर खतरा बन जाए। ऊपर जिस शक्ति संतुलन की बात कही गई है उसे इतिहास से भी पुष्ट किया जा सकता है। चलन के मुताबिक हम 1648 को वह साल स्वीकार करते जब संप्रभु राज्य विश्व राजनीति के प्रमुख किरदार बने। इसके बाद से 350 साल गुजर गए। इस दौरान सिर्फ 2 अवसर आए जब किसी एक देश ने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर वही प्रबलता प्राप्त की जो आज अमेरिका को हासिल है। यूरोप की राजनीति के संदर्भ में 1660 से लेकर 1713 तक फ्रांस का दबदबा था और यह वर्चस्व उसका पहला उदाहरण है। ब्रिटेन का वर्चस्व और समुद्री व्यापार के बूते कायम हुआ। उसका साम्राज्य 1860 से लेकर 1910 तक बना रहा। यह वर्चस्व का दूसरा उदाहरण है। तो हम देखें कि इनके लेकिन आज ख़त्म हो गए। इतिहास यह भी बताता है कि वर्चस्व अपने चरमोत्कर्ष के समय अजीम जान पड़ता है, लेकिन यह हमेशा के लिए कायम नहीं रहता। इसके ठीक विपरीत शक्ति संतुलन की राजनीति वर्चस्वशील देश की ताकत को आने वाले समय में कम कर देती है। जो शक्ति संतुलन है वो कहते हैं कि वर्चस्वशील देश को आने वाले समय में कमज़ोर कर देती है। और 60 से लेकर 1660 में लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांस अपराजय था, मतलब उसे कोई हरा नहीं सकता था। 1713 तक इंग्लैंड, हैब्सबर्ग, ऑस्ट्रिया, रूस, फ्रांस की ताकत को चुनौती देने लगे। तो ऐसे ही आने वाले समय में शायद ऐसा कोई समय आएगा, कहते हैं ना, लगातार प्रयास करते रहना चाहिए और हम निश्चित है कि एक ना एक दिन अमेरिका के वर्चस्व को भी ख़त्म कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।